नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कनिष्ठ सहायक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोअर पीसीएस या फिर वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा, आपको पता होना चाहिए लोअर पीसीएस का एग्जाम 12 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 28 नवंबर को प्रस्तावित है। 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, लाइक राज्य चिन्ह क्या है, राज्य पुष्प क्या है, राज्य पक्षी, राज्य तितली, मिठाई गीत। इस पर आधारित दोस्तों हम 55 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, तो इस वीडियो से भी काफी सारे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्तराखंड काफी मेजर पार्ट को कवर करता है, बहुत सारे प्रश्न उत्तराखंड से आते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 वीडियोस उत्तराखंड की प्रोवाइड करवाई जाएं। कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा करवाएं, क्योंकि साथ ही साथ हमने हिस्ट्री की भी सीरीज चलाई हुई है। जैसे ही भारतीय इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा फोकस उत्तराखंड हिस्ट्री पर या उत्तराखंड की जनरल स्टडी पर हो जाएगा। उसी पर बेस्ड हम वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज भी हमारे शुरू करने का विचार है। तो फिलहाल उत्तराखंड की हफ्ते में 3 वीडियोस तो आप मान के चलिए कि आपको मिलेगी, जिसमें आपको टॉप एमसीक्यू हम करवाएंगे और एमसीक्यू करवाते करवाते आपकी टॉपिक में समझ को भी विकसित करेंगे। हमारी यही खासियत रहती है कि हम आपको एमसीक्यू करवाते हैं, इसके अलावा टॉपिक डिस्कशन भी करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एटलीस्ट शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इससे भी बेस्ट और ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हम सीरीज शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड की, और हम उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जल्दी ही हम राज्य चिन्ह, राज्य पुष्प और राज्य पक्षी, इनके बारे में भी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के गठन की। उत्तराखंड का गठन कब किया गया, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। दोस्तों, कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। यह 27वें नंबर का राज्य था और हिमालय राज्यों में इसका क्रम है 11वां। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र में कौन से क्रम का राज्य है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र में 27वें नंबर का राज्य है। इसको 13 हिमालय जिलों को काटकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से यह अलग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थिति को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। देखिए, ये प्रश्न शायद आपको आते भी होंगे, लेकिन फिर भी इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, हमेशा से बेसिक्स क्वेश्चंस को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनको आपको एज इट इज याद होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स में ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो फिर ऐसे प्रश्न भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे और आगे देखिएगा आपको बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से दोस्तों उत्तराखंड, इसको नाम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। जब इसको 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया था 27वें राज्य के रूप में, तब इसका नाम उत्तरांचल था दोस्तों। फिर उसके बाद उत्तरांचल से उत्तराखंड कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2007। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का 11वां क्रम है। कुल मिला के दोस्तों कितने हिमालय राज्य हैं? 12। ये भी आपको पता होना चाहिए। देश में हिमालय राज्य क्या हैं, कितने हैं? 12। हिमालय राज्य का मतलब समझते हैं कि जहां पर हिमालय की चोटियां फैली हुई हैं। ठीक है, तो हिमालय राज्य कितने हैं? कुल 12 हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन आता है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड आता है, ठीक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये कुल मिला के आपके 12 हिमालय राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड का क्रम 11वें नंबर का है।
अगला प्रश्न देखिए, राज्य के गठन के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। तो अब यहाँ से हम प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने थोड़ा सा राज्य की नॉलेज ले ली थी। तो देखिए, राज्य के गठन के बाद प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। वो कब किया गया था ये आपको बताना है। 2002 में, 2001 में, 2000 में या फिर 2003 में। इसका राइट आंसर है 2001 में। ठीक है, उस समय पर जो राज्य है उसने या प्रदेश सरकार है उसने जब राज्य गठन किया तो कुछ प्रतीक चिन्हों का उदाहरण किया, मतलब प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था। तो उस समय पर 4 प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 5 होंगे। ठीक है, 5 होंगे। ठीक है, 5 प्रतीक चिन्ह मान लीजिए उस समय पर। आज के समय पर तो ज़्यादा हैं। तो उस समय पर कौन कौन थे? पहला तो था राज्य चिन्ह, फिर इसके बाद राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष। ठीक है, तो 2001 में इन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। हालांकि अब तो राज्य मिठाई भी है, राज्य गीत भी है, राज्य तितली भी है और राज्य खेल भी है। ठीक है, ये सब भी जोड़े जा चुके हैं। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों 13 जिले हैं। ठीक है, 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को बनाया गया था। तो इसमें आपके टोटल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं, 7 जिले गढ़वाल मंडल में। इसका मतलब कितने हैं? यहाँ 2 मंडल हैं और 2 मंडल में एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न, शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के किस स्वरूप की झलक मिलती है? काफी अच्छा प्रश्न है। जो शासकीय कार्य है, आपने देखा होगा जो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह है यानी कि जो उसका लोगो है वो किस तरीके का है, उसमें हमें किस स्वरूप की झलक मिलती है? उत्तराखंड के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, मानवीय। तो कौन सा स्वरूप मिलता है दोस्तों? उसमें हमें भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो कैसा है? एक गोलाकार मुद्रा है। ठीक है, इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक, इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं। जो मिडिल वाला जो पर्वत है वो ऊंचा है। ठीक है, जो और इसके नीचे क्या है? गंगा की लहरों को दिखाया गया है इस तरह से। कितनी लहरें हैं? 4 लहरें हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 पर्वत चोटियां हैं, 4 लहरें हैं। ठीक है, और इसमें जो बीच वाली चोटी है वो अन्य चोटियों से ऊंची है। और इसके मध्य में आपका क्या बना हुआ है दोस्तों? इसमें आपका क्या बना हुआ है? आपकी अशोक की लाट बनी हुई है। ठीक है, अशोक की लाट बनी हुई है जिसमें क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड का लोगो, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह किस तरह से होता है? 3 इसमें पर्वत हैं। 3 पर्वतों में जो सबसे ऊंचा, बीच वाला सबसे ऊंचा है, इसके मिडिल में अशोक की लाट बनी हुई है। इसमें सत्यमेव में जयते लिखा गया है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और नीचे पे क्या है? गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प का नाम क्या है? काफी सिंपल है। उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम क्या है दोस्तों? वो है ब्रह्म कमल। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में ये पुष्प पाया जाता है और इसी को ब्रह्म कमल बोला जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको राज्य पुष्प घोषित किया गया 2001 में। ध्यान रहे ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये भी काफी बार पूछा गया है, एस्टेरेसी कुल। ठीक है, तो एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, इसकी दोस्तों कुल मिला के 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें मुख्य है जैसे कि फेन कमल, ब्रह्म कमल, कस्तूरा कमल। ठीक है, ये बैगनी कलर का पुष्प होता है। इसका रंग क्या होता है? बैगनी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका सोसूरिया अबवेलेटा है। अभी आगे आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मकमल राज्य में किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया मध्य हिमालय क्षेत्र में ये 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। इसकी टोटल 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। विश्व में 210 प्रजातियां हैं।
अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? राम को, कृष्ण को, शिव को, विष्णु को? तो इसका राइट आंसर है शिव को। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्म कमल है दोस्तों, इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत का वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है, जो कि काफी सुगंध युक्त होता है। ठीक है, और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर है, आपको पता है, भगवान शिव को इसको अर्पित किया जाता है। उसके बाद इसको विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये केदारनाथ में शिव, भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 25 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 45, 45 से 65, 70 से 80 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 70 से 80 सेंटीमीटर के ऊंचाई का ये पौधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म कमल का फूल किस माह में खिलता है? यह प्रश्न भी आ चुका है। किस माह में खुलता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है जुलाई से सितंबर के मध्य। दोस्तों, सिर्फ 3 माह के लिए फूल ये खिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे, जुलाई से सितंबर के मध्य में। ठीक है, किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। ज्यादातर ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी, आपने नाम सुना होगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ, ठीक है, इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर, यहां पर दोस्तों ये पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसको कौलपद्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कौलपद्म। ठीक है, या कौल, जो भी आप बोले, पद्म बोले, पद्म बोले, कौलपद्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये टहनियों में नहीं होता है, ये क्या होता है, पत्तियां निकलती हैं, उसके बीच में क्या होता है, गुच्छे के रूप में ये निकलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला गया है? महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प बोला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प का रंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, ये ब्रह्म कमल है, उसकी प्रजाति है फेन कमल, कस्तूरा कमल इसकी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां तो ये हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैगनी। मैंने आपको बताया ये बैगनी कलर के होते हैं। फेन कमल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो सबसे ऊंचाई में पाए जाने वाला पुष्प है। इस पे भी आधारित प्रश्न आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई में पाई जाने वाला जो पुष्प होता है वो क्या होता है? फेन कमल होता है। ठीक है, और ये सभी ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है? तो अब आपके लिए देखिए कितना इजी है। मैंने कोशिश करी है कि जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने बनाए जाएं, और सभी प्रश्न ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको एक टॉपिक का हर पहलू बताया जाए। इसको पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अन्य जगह पर कुछ चीज और देखनी पड़े। देखिए, किस ग्रंथ में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है? दोस्तों, ये कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। मैंने आपको पहले बताया, महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, सोसूरिया अबवेलेटा इसका नाम है। अब देखिए, ये भी बाकी जैसे जो नीचे नाम दिख रहे हैं ना, सोसूरिया लप्पा, ठीक है, और इसके अलावा सोसूरिया सिमेसोनिया, ये भी दोस्तों इन्हीं की प्रजातियों के नाम है। जैसे कि अगर हम बात करें सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, दोस्तों ये फेन कमल का नाम है। तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई फेन कमल का क्या है, क्योंकि ये प्रश्न तो आते रहते हैं। भाई ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम तो कई बार आ चुका है, हो सकता है फेन कमल का वैज्ञानिक नाम आ जाए। तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। ठीक है, ये इसका दोस्तों नाम होता है। इसी तरह से कस्तूरा कमल है, कस्तूरा कमल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, ग्रासोफिफेरा ये। ठीक है, तो ग्रासोफिफेरा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? कस्तूरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कौलपद्म कहा जाता है। आप अपने आप का स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में सब चीजें पढ़ी हैं तो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अब उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? गोड़ावसन, क्वले, मोनाल, कबूतर। तो इसका राइट आंसर है मोनाल। मोनाल दोस्तों हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय का मयूर, ठीक है। मयूर का मतलब क्या होता है? मोर, ठीक है। तो हिमालय के मयूर के नाम से दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्या होता है, मोर की तरह पे दिखता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है वो हरे कलर की होती है और मोर की तरह इसके जो नर वाला जो पक्षी होता है उसके सिर पर आपकी क्या होती है, रंगीन कलगी होती है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, इसको हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये अराउंड 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो मोनाल पक्षी जो है ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इसके अलावा नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? चना, आलू, बजरी, मक्का। सभी प्रश्न ये पीसीएस परीक्षा में आ चुके हैं। इसका राइट आंसर है आलू, ठीक है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है दोस्तों? आलू है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू सभी ये खाता है, लेकिन आलू इसको क्या है, विशेषता प्रिय है। आलू की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है मोनाल, ठीक है। और वैसे आज के समय पे देखा जाए तो मांस और खाल के लिए इसका लगातार शिकार होता रहता है, तो इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, ठीक है। ये पक्षी ऐसा है कि जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है, और किसी चट्टान में या पेड़ के छेद में अंडे दे देता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मोनाल कितने मीटर की ऊंचाई के जंगलों में पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पक्षी है, नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मोनाल की प्रजाति के एक अन्य पक्षी का नाम क्या है? यह भी काफी एक अच्छा प्रश्न है। मोनाल की प्रजाति के अन्य पक्षी का नाम क्या है? डोडो, डफिया, कीवी या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर है डफिया। मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं, ठीक है। डफिया नर पक्षी होता है, मोनाल मादा पक्षी। हालांकि मोनाल नर पक्षी मादा पक्षी दोनों होता है, जो डफिया होता है वो नर पक्षी होता है, ठीक है। मोनाल का जो मादा पक्षी होता है वो भूरे कलर का होता है, जबकि मोनाल का जो नर पक्षी होता है वो रंगीन कलर का होता है। जो हिमालय मयूर है ना, तो हिमालय मयूर की अगर हम बात करते हैं तो वो जिसकी हरे कलर की पूंछ होती है और नीले काले रंग बिरंगा जो टाइप का होता है वो आपका नर मोनाल होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल मोर के समान दिखता है। अगला प्रश्न देखिए, मोनाल उत्तराखंड के अलावा किस अन्य राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, मैंने रिपीटेशन नहीं किया है, वरना कई बार प्रश्न रिपीट होता रहता है और मैंने कोशिश करी है कि एक ही प्रश्न को एक ही बार लिया जाए, रिपीटेशन ना हो, अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी काफी बार पूछा गया है। सोसूरा अबवेलेटाई तो ब्रह्म कमल है, इसका राइट आंसर है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इपेलेस, स्केलेट्री, ये इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। इसके अलावा ल्यूरी, इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूफोफोरेंस, ठीक है, ल्यूफोफोरेंस, ये इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2 का नाम लिखा है, इसके अलावा ल्यूरी और जब मैं बता रहा हूं ल्यूफोफोरेसेंस, ठीक है, ल्यूफोफोरेसेंस। तो ये इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं मोनाल की। अगला प्रश्न देखिए, मोनाल पक्षी की पूंछ किस रंग की होती है? अब मोनाल पक्षी की जो पूंछ है, यहां पर बात हो रही है नर पक्षी की, तो नर की जो पूंछ होती है वो किस कलर की होती है दोस्तों? हरी कलर की होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि वैसे क्या होता है, नीले, काले, हरे रंग आदि ये के मिश्रण से बना होता है। इसकी पूंछ हरे कलर की होती है। इसके सर पे क्या होता है, रंगीन कलगी टाइप की होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या, इसको हिमालय मयूर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड हो, कश्मीर, असम, नेपाल, वहां पर इस पक्षी को स्थानीय भाषा में मुनाल नाम से जाना जाता है, मुनाल, ठीक है, मुनाल या फिर मनियाल, मुनाल या फिर मनियाल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तेंदुआ, कस्तूरी मृग, बाघ या फिर बारहसिंगा? तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी मृग।
ठीक है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाने वाला एक राज्य पशु है, मतलब एक पशु है, ठीक है, एक मृग है, कस्तूरी मृग, क्योंकि इससे कस्तूरी पाई जाती है तो इसलिए इसका नाम क्या है, कस्तूरी मृग है। इसको राज्य पशु घोषित किया गया है, ठीक है। मतलब वन आच्छादित जो क्षेत्र हैं जहां पर मतलब वन है या हिम, जहां पर आपके हिम शिखर रहते हैं, यानी कि जहां पर बर्फ गिरती है, तो उसमें 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह राज्य पशु पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये केदारनाथ, ठीक, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहां पर भी ये पाया जाता है 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा अवैध शिकार हुआ है तो इसलिए ये विलुप्ति की कगार में पहुंच गया है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरी मृग उत्तराखंड वन आच्छादित हिम शिखर पर किस ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर वन आच्छादित हिम शिखर होंगे ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और बाकी देखा जाए तो 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई के जंगलों में ये पाए जाते हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, केदारनाथ, यहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, यहां भी दोस्तों ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अब आपको पता होना चाहिए, सुसूरिया अबवेलेटा, ये तो आपका नाम है ब्रह्म कमल का। तो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, इसको हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक नाम नहीं है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालयन मस्क डियर क्या है, कौन है, वो है कस्तूरी मृग, ठीक है। तो हिमालयन मस्क डियर मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कस्तूरी मृग का एक और नाम हिमालयन मस्क डियर भी होता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। जबकि जो ये रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम है, ये दोस्तों हमारे राजकीय वृक्ष का नाम है बुरांस का, ठीक है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, कस्तूरी किस में पाई जाती है। भाई जिस हम बात करें कस्तूरी मृग की, तो कस्तूरी किस में पाई जाती है, मादा मृग में, नर मृग में, दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नर मृग। देखिए, जो कस्तूरी होती है वो केवल नर मृग में पाई जाती है, जो नर वाला मृग होता है उसी में पाई जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसमें 1 वर्ष की आयु से ज्यादा का मृग होना चाहिए, ठीक है। जनरली वैसे 20 साल तक इनकी आयु होती है। तो जब 1 साल का जब नर मृग हो जाता है, मृग मतलब नर, जो नर वाला मृग है वो 1 साल का हो जाता है, तो उसके जहां पर जननांग होता है वहां पे समीप नाभि में एक थैली बन जाती है, एक गांठनुमा थैली हो जाती है, वहां पर वो द्रव इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन करके इसको गाढ़े द्रव के रूप में इस कस्तूरी को प्राप्त कर लिया जाता है। तो सामान्यतः एक बार में 30 से 45 ग्राम तक की कस्तूरी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 3-3 साल में आप इसको निकाल सकते हैं, मतलब 3-3 साल में इकट्ठा होती रहती है, बाद में ऑपरेशन करके इसको निकाल लो। कस्तूरी होती क्या है, वैसे तो देखा जाए तो एक रसायन है और इसमें बहुत ज्यादा सुगंध होती है। इसका कई सामग्रियों में, कई दवाइयों में इसका प्रयोग होता है, जैसे निमोनिया की दवाई में, मिर्गी में, ठीक है, टाइफॉइड में, यहां पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये कस्तूरी की इससे इतनी ज्यादा मांग थी और इसका मूल्य भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका अवैध शिकार होता गया, ठीक है, और इनकी संख्या लगातार घटती चली गई, इसलिए विलुप्ति की कगार में आ गया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई। तो काफी अच्छा प्रश्न हो गया। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि कस्तूरी की मांग बाजार में बहुत ज्यादा थी, मूल्य बहुत अधिक था, तो इसलिए इसका अवैध शिकार होने लगा, इनकी संख्या लगातार गिरती चली गई। तो इसके बाद जो सरकार है, इन्होंने इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास किए थे 1972 में, ठीक है। तो 1972 में इन्होंने कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी थी। कहाँ की थी दोस्तों, ये की थी चमोली में, ठीक है। चमोली में जो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग है उसके अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। 967.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो अगला प्रश्न देखिए, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार केंद्र का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग जो कि कहां पर अवस्थित है दोस्तों, चमोली में 1972 में उस समय पर सरकार थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, यूपी सरकार गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन जीव के संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए जब कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी तो उस समय पर उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 967.2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। अब ये अभ्यारण्य यहाँ पर हमने क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों हिमालयन मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग की। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, इसके अलावा जो हमने अभी पढ़ा कि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ऐसे ही अस्कोट में यानी कि कहां पर अवस्थित है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है, ठीक है। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, ये भी किसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, पिथौरागढ़ 1986 में, ठीक है। ये प्रश्न भी आप याद करेंगे। ये क्वेश्चन मतलब ये प्रश्न वैसे हमने आगे जाके पढ़ने हैं अभ्यारण्य के बारे में जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कस्तूरी मृग के लिए उस समय की सरकार के क्या क्या उपाय किए गए उसके बारे में हम पढ़ लें, इसलिए इन प्रश्नों को भी पढ़ना जरूरी है। तो 1986 में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी पिथौरागढ़ में 1986 में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है या कांचुला खर्क है, क्या है दोस्तों ये, जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसको बोला जाता है कांचुल खरक, ठीक है। कांचुल खरक में क्या है दोस्तों, ये कहां पर अवस्थित है, ये है चमोली में, ठीक है, चमोली में 1982 में इसकी स्थापना की गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ठीक है। यह कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कांचुल खरक, इस पर भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो 1982 में चमोली में, 1982 में चमोली में कांचुल खरक में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो ये प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी फिर किससे रिलेटेड है, कस्तूरी मृग के संवर्धन से संबंधित है, यानी कि उनके संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 1977, ठीक है। 1977 मेहरुड़ी कहां पर है दोस्तों, ये बागेश्वर में है, ठीक है। ये प्रश्न भी बन सकता है। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, बागेश्वर में अवस्थित है 1977। कई जगह पे 1974 भी दिया हो सकता है, लेकिन 1977 ही राइट है। अगला प्रश्न देखिए, चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये शिक्षण केंद्र नहीं होगा, संरक्षण केंद्र होगा, ठीक है। ये शिक्षण नहीं होगा, संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, अभी मैंने आपको बताया 1982 में, ठीक है, 1982 में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। अब उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों, पीपल, बरगद, बुरांस या फिर आम। तो इसका राइट आंसर है बुरांस, ठीक है। बसंत के मौसम में ये खिलता है और इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो ये जो हमारा वृक्ष है बुरांस, ये सदाबहार वृक्ष है, इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो कि अभी हमने आपको बताया था वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। पर्वतीय वृक्ष है, मैदान में नहीं उगता है, ये सिर्फ पर्वतों में उगता है। अगला प्रश्न देखिए, राजकीय वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। बीसीएस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फरवरी से अप्रैल। फरवरी से अप्रैल के मध्य में ही दोस्तों इसमें क्या होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ठीक है। और ये एक सदाबहार वृक्ष है और इसमें फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल, ठीक है। और ये कैसा है, विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसको आप मैदान में उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजकीय वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है। सोसूरिया अबवेलेटा नहीं हो सकता, मास्कस काइसोगैस्टर नहीं हो सकता, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है। मास्कस काइसोगैस्टर किसका नाम है दोस्तों, हिमालयन मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग, सोसूरिया अबवेलेटा यानी कि ब्रह्म कमल।
अगला प्रश्न देखिए, कितनी ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। वैसे दोस्तों जो बुरांस होता है इनका रंग चटक लाल कलर का होता है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो बुरांस पाए जाते हैं उनका रंग चटक लाल होता है, ठीक है। उससे ऊपर बढ़ने पर इसका जो कलर है वो थोड़ा गहरा और हल्का लाल मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सफेद रंग का बुरांस कहाँ पर मिलता है। सफेद रंग का बुरांस दोस्तों 11,000 फुट की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है। सफेद रंग के बुरांस, जनरली जो बुरांस का कलर होता है वो लाल कलर का होता है, चटक लाल या हल्का लाल, गहरा लाल, इस टाइप का, मतलब लाल कलर का होता है। लेकिन जो सफेद रंग का बुरांस है वो 11,000 फुट की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुरांस के वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 10 से 15 फीट, 15 से 20 फीट, 20 से 25 फीट, 30 से 40 फीट। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टफ भी है। 20 से 25 फीट, 20 से 25 फीट अराउंड इसकी ऊंचाई होती है। लकड़ी इसकी बहुत मुलायम होती है। ईंधन के रूप में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसके पत्ते काफी मोटे होते हैं जिनसे खाद बनाई जाती है, ठीक है। काफी औषधि गुणों से युक्त होता है ये। इसके फूलों का जूस बनाया जाता है। आपने बुरांस का जूस काफी पिया होगा। हृदय रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और मकर संक्रांति के टाइम पर ये पैदा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी होती है वैसे वैसे खिलना स्टार्ट हो जाता है। और अभी हमने आपको बताया फरवरी से मार्च के बीच में, अब फरवरी से अप्रैल के टाइम पर इसका फूल पूरी तरह से खिलता है और बाद में इसमें क्या होता है, फूल इसके बाद में सूखकर गिर जाते हैं। तो ये आपको सारे प्रश्न पता होने चाहिए अच्छे से इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुरांस के अवैध कटान के कारण किस वन अधिनियम में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? जब बुरांस का अवैध कटान हो रहा था तो किस अधिनियम में या किस वन अधिनियम में इसे एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है? वन अधिनियम 1977, वन अधिनियम 1974, 78 या फिर 80? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, वन अधिनियम 1974, ठीक है। जब बुरांस की अवैध कटान हो रही थी तो वन अधिनियम 1974 में इसे एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। अब दोस्तों ये हम बात करेंगे जो बाद में प्रतीक चिन्ह बनाए गए। स्टार्टिंग में तो जो प्रतीक चिन्ह थे उनकी हमने बात कर ली, 5 प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कुछ नए प्रश्न आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? खो खो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल, ठीक है। उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो इस समय पे फुटबॉल है दोस्तों। 2011 में उस समय पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय पर बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे खेल विभाग के द्वारा इसको राज्य की खेल का दर्जा दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड से कई सारे फुटबॉलर ऐसे निकले हैं जिन्होंने कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे मेडल पदक जीते हैं। तो इस कारण जो फुटबॉल है इसको राजकीय खेल के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य द्वारा फुटबॉल को राज्य के खेल का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया था दोस्तों? 2011 के टाइम पे, उस समय पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? आम, सेब, काफल या फिर जामुन? तो इसका राइट आंसर है काफल। उत्तराखंड का राज्य फल दोस्तों क्या है? काफल है। काफल है मतलब ये 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई में उगता है, ठीक है। कितना? 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई में उगता है, ठीक है। आपको पता ही है ये भी एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। और आपने सभी ने काफल को खाया होगा। किस तरह से होता है? बेरी के कलर का होता है, इसके अंदर एक गुठली होती है, ठीक है। और जब ये पक जाता है तो क्या होता है? बेहद लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। इसको देख दोस्तों देवों का फल भी बोला जाता है। कभी आपसे पूछा जाता है प्रश्न, देवों का फल, तो देवों का फल क्या होता है दोस्तों? ये आपका काफल कहलाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, नेपाल आदि जगह में भी ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब काफल का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम, ये तो बुरांस का नाम है। इसका नाम है मिरिका एस्कुलेंटा, ठीक है। मिरिका एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है काफल का, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं बाक्स मर्टल की। तो बाक्स मर्टल और बेबरी ये भी इसी के नाम है, काफल के ही नाम है, यानी कि काफल की एक मतलब एक वैरायटी है। तो बाक्स मर्टल और बेबरी ये भी इसको बोला जाता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है वैज्ञानिक नाम की। तो मिरिका एस्कुलेंटा इसका नाम है वैज्ञानिक, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है? उत्तराखंड की राज्य तितली, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। कॉमन पिकॉक, बटरफ्लाई, हिमालयन पिकॉक या फिर कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है कॉमन पिकॉक। ठीक है, कॉमन पिकॉक ये उत्तराखंड की राज्य तितली है इस समय पर। ठीक है, राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड है इसने इसको राज्य तितली का दर्जा दिया था 2016 में। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैपिलियो पॉलिटर। अभी हम इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की तितली है दोस्तों, और ये हिमालय क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, आकार में ये 90 से 130 सेंटीमीटर के अराउंड की होती है। ठीक है, इस तितली का जो कलर है वो मोर की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कॉमन पिकॉक। ठीक है, और उत्तराखंड में तितलियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको तितलियों का घर भी बोला जाता है उत्तराखंड को। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन पिकॉक की दोस्तों, तो इसको भारत में सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला था, यानी कि लिम्का बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया था 1996 में। ठीक है, और कॉमन पिकॉक मतलब उत्तराखंड एक सेकंड नंबर का राज्य है जिसने तितली को अपना राजकीय चिन्ह दिया है, मतलब राजकीय तितली के रूप में तितली को अपने राजकीय चिन्ह के रूप में घोषित किया है। इससे पहले महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने तितली को अपने राजकीय चिन्ह में जगह दी है। अगला प्रश्न देखिए, अब आपके लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, तो इसलिए अब आपके लिए आगे के सारे प्रश्न बहुत इजी हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड ने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा कब दिया? कब दिया था दोस्तों? 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेड्रॉन अर्बोनियम नहीं है, मिरिका एस्कुलेंटा नहीं है, क्या नाम है? पैपिलियो पॉलिटर। ठीक है, पैपिलियो पॉलिटर। ठीक है, ये इसका नाम है पैपिलियो पॉलिटर। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उत्तराखंड राज्य तितली को राज्य चिन्ह में शामिल करने वाला दूसरे नंबर का राज्य है। पहला वाला कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मन। ठीक है, ब्लू मॉर्मन, वहां की जो तितली का नाम है ब्लू मॉर्मन। ठीक, इसने राज्य तितली इसको घोषित करने वाला प्रथम राज्य था। उसके बाद उत्तराखंड ने कॉमन पिकॉक को अपनी राजकीय तितली को घोषित किया, दूसरे नंबर का ये राज्य है। उत्तराखंड में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया 500 से अधिक प्रजातियां यहां पाई जाती है, इसीलिए उत्तराखंड को तितलियों का घर भी बोला जाता है। ठीक है, कॉमन पिकॉक ने भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था? तो लिम्का बुक में अपना नाम कब बनाया इसने? 1996 में, 1996 में कॉमन पिकॉक ने भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया था। कॉमन पिकॉक तितली भारत के हिमालय क्षेत्र में किस ऊंचाई में पाई जाती है? तो मैंने भी आपको बताया 7000 फीट की ऊंचाई में ये पाई जाती है। तो मेरी दोस्तों यही प्रोसेस रहती है कि मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊं और आपको इन प्रश्नों को करने में अब मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन पिकॉक तितली का आकार लगभग कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया 90 से 130 mm का इसका आकार होता है, 90 से 130 मिलीमीटर के आकार की होती है। ठीक है, और काफी दुर्लभ प्रजाति है, ध्यान में रखना। और इसका रंग क्या होता है? मोर की तरह होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की राज्य मिठाई है खोया, लड्डू, जलेबी, बाल मिठाई, सिंगौड़ी। आई होप सभी मिठाइयाँ आपने खाई होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बाल मिठाई। उत्तराखंड की राज्य मिठाई बाल मिठाई है। ठीक है, भूरे चॉकलेटी कलर की होती है, ऊपर से क्या होता है? चीनी के सफेद दाने चिपके हुए होते हैं ना इसमें। तो उत्तराखंड में जो बाल मिठाई है वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की बाल मिठाई खाई होगी आपने शायद ना, अगर आप अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं तो। मैं तो अल्मोड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। तो अल्मोड़ा से की जो मिठाई है फेमस बाल मिठाई, यही उत्तराखंड की राज्य मिठाई है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि किसके द्वारा लिखा गया? काफी अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड का राज्य गीत आपने सुना होगा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अगर आपने नहीं सुना तो आप जरूर सुनिएगा, काफी अच्छा सॉन्ग है और ये उत्तराखंड का राज्य गीत है।
इसको दोस्तों हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हेमंत बिष्ट जो कि एक पेशे में से एक शिक्षक हैं, नैनीताल के निवासी हैं, और इसको गाया है नरेंद्र नेगी और अनुराधा निराला ने। ठीक है, लोक गायक नरेंद्र नेगी, ठीक है, और अनुराधा निराला के द्वारा इसको गाया गया है। बहुत अच्छा ये गीत है और इसको 6 फरवरी 2016 को 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। बहुत अच्छा ये गीत है और आप इसको जरूर सुनिएगा और इससे रिलेटेड प्रश्न भी जरूर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि को राज्य गीत का दर्जा कब दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया 6 फरवरी 2016 को इसको राज्य गीत का दर्जा दिया गया। ओके, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 55 प्रश्न जो कि मैंने आपको बताए, और आपको ध्यान रखना चाहिए सभी के वैज्ञानिक नाम भी आप याद करिए। जैसे ब्रह्म कमल का क्या था? सोसूरिया अव्वेलेटा। कस्तूरी मृग का था मास्कस काइसोगास्टर। मोनाल का लोफोफोरस इम्पेजेनस। ठीक है, बुरांस का क्या नाम था? रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम। इसके अलावा 2 मैंने आपको अन्य बताए, 4 तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन जैसे काफल है, काफल का आता है मिरिका एस्कुलेंटा। ठीक है, मिरिका एस्कुलेंटा, और जबकि कॉमन पिकॉक का नाम है पैपिलियो पॉलिटर। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और हमारे टोटल मिला के 10 आपके कितने हैं? चिन्ह, 10 प्रतीक चिन्ह हम कह सकते हैं। इसमें राजकीय चिन्ह है, राजकीय पुष्प है, पक्षी है, पशु है, वृक्ष है, फल है, तितली, मिठाई, खेल, गीत। तो हमने कोशिश करी है कि जितने भी राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए, और इनसे प्रश्न दोस्तों 100% आने की संभावना रहती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।